जब इस देश में हमारी सत्ता होगी, अब मुझे बताइए माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार थी तो क्या शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों या किसी एक जाति पंथ के हिसाब से किसी के साथ कोई शोषण हुआ था? है किसी के साथ कोई ऐसा शोषण हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस सूबे का प्रधान घनश्याम कहते थे जिनके हुक्मरान नहीं होते उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू निरंतर मिटती है, जिनके हुक्मरान नहीं होते उनके साथ शोषण अत्याचार होता है, जिनके हुक्मरान नहीं होते उन्हें ही मुंह से रखने पे मार दिया जाता है, लेकिन जिनका शासक होता है, जिनका राजा होता है, राजा के राज में कभी भी राजा की प्रजा को नहीं सताया जा सकता। इस बात को आप लोग याद रखें। आज संविधान दिवस का कार्यक्रम था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत मुश्किलों के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर आज संविधान को पूर्ण रूप से बना के तैयार कर दिया था 26 नवंबर 1949 के दिन। तो आज हमारा समाज बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश के अंदर संविधान दिवस को मनाता है। हालांकि है तो 26 तारीख को, लेकिन एक पर्व का एक महीना होता है तो हम लोग पहले से मनाना शुरू कर देते हैं। तो आज संविधान दिवस का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि बगैर शिक्षा के आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, बिना शिक्षा के इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आप ये सोचिए कि जिस समाज को कभी सम्मान से खाट पर नहीं बैठने दिया जाता था, जिस समाज के व्यक्ति का नाई बाल नहीं काटता था, जिसमें पशु पानी पी सकता था लेकिन एक शोषित वंचित तबका उसमें पानी नहीं पी सकता था, उसी समाज के व्यक्ति ने आप देखिए कि वो व्यक्ति पढ़ लिख के इतना महान बना कि इस देश के अंदर जो कोई हमें कहीं हिस्सा नहीं देता था, उन्हें इस देश का संविधान जिससे देश चलेगा वो संविधान उनसे लिखवाया। तो किसकी वजह से? शिक्षा की बदौलत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा ही तो थी कि जब कोई कुछ अधिकार नहीं देता था, जो लोग हमें सही से आंखें उठा के भी नहीं देखते थे, जो हमारी परछाइयों तक से जलते थे, उनके सर पे बैठ के डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखे, सिर्फ शिक्षा की वजह से। आप युवक हैं और युवाओं का एक हुजूम आपके साथ है, इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस माहौल को? युवाओं को और बहुजन समाज के युवाओं को ही नहीं, आज अम्बेडकर वादियों का एक जो जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बहुजन समाज को नहीं बल्कि पूरे देश को बचाने की है, क्योंकि ये देश हमारा और हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है। हम लोग इस देश में सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज आपको कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने नेताओं को घेरिए, अपने नेताओं से सवाल करिए और उनके खिलाफ आंदोलन करिए, और उनके खिलाफ इसलिए कि उनको एकजुट करने के लिए। खिलाफत में ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई उनका बहिष्कार कर दो, नहीं, उनसे एकजुटता की बात करिए, उनसे सवाल करिए कि जब लगातार 2024 का इलेक्शन रहा हो, 2019 का इलेक्शन रहा हो, फिर अब 2022 का इलेक्शन रहा हो, फिर अभी 2024 के बाद अब 27 का इलेक्शन आने वाला है, अभी उपचुनाव थे, समाज के ये हालात हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाली तमाम पार्टियां धराशायी हैं, और धराशायी होने का कारण सिर्फ इतना है कि हम लोग एकजुट नहीं है। भाजपा एकजुट हो सके गठबंधन बनाती है इंडिया जैसा है, कांग्रेस एकजुट होकर गठबंधन बनाती है इंडिया जैसा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को भी इस देश में बहुजनों का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहिए। और चूंकि जब इस देश में इस समाज की उन्नति प्रगति राजनीति पे टिकी है, जब हमारी राजनीतिक हैसियत मजबूत होगी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा ना कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, यानी कि पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक ताकत वो ताकत है कि आप इससे कोई सा भी ताला खोल सकते हैं, आपके पास ये चाबी है और आप उस चाबी को हथियाने के लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं? आज देखिए हमारे नेता बहुत कैपेबल हैं। कभी हमारे पास सुविधाएं नहीं होती तो माननीय कांशीराम साहब ने साइकिल से इस समाज को जगाया, लेकिन आज आप देखिए कि हमारे पास गाड़ी घोड़ा हर एक चीज से हम लोग लैस हैं। हमारे नेताओं के पास पैसे की कमी भी नहीं है, और वो मेहनत से आया है, किसी ने नहीं दिया है, मेहनत से आया है, और मेहनत से इस समाज ने एक एक रुपए का चंदा इकट्ठा करके इस समाज के नेताओं को तैयार किया है, उस पेड़ को विशालकाय बनाया है, लेकिन उस पेड़ की जिम्मेदारी है कि अब वो इस समाज को फल दे, ना कि सिर्फ अपने हिस्से में सब कुछ लेके जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे नेता एकजुट हो और इस भोले वाले समाज के आने वाले करियर को देखें, इस भोले वाले समाज के आने वाले भविष्य को देखें कि अगर आप लोग राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हुए तो इस समाज की सोचने वाला कौन है? इनका कोई रहबर नहीं है, इनका कोई नुमाइंदा नहीं है, इनकी बात को कोई कहने वाला नहीं है। अगर हमारे नेताओं की आज भी आंखें नहीं खुली तो आने वाला कल इतना भयावह होगा कि ये समाज मजबूर होगा फिर अपने नेताओं का बहिष्कार करने। हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? उपचुनाव के बारे में यही कहूंगा कि हम लोगों ने मुंह की खाई है, हमारे नेताओं के घमंड ने, उनके ईगो ने, उनके गुरूर ने मुंह की खाई। अब देखिए कि उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां हमारी ताकत
कितनी बड़ी है कि हम बड़ी आबादी के अंदर रहते हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर। जातिगत तौर पे बात करूं तो चमार यानी कि जाटव जाति की संख्या इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 15% है। उसके बाद तमाम एससी समाज को अगर मिला दिया जाए और इसके बाद मुस्लिम को मिला दिया जाए तो हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर कभी हारेंगे ही नहीं। लेकिन हमारे नेताओं का घमंड इतना बड़ा है कि वो एकला चलो की नीति के साथ काम करते हैं। वो एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। विरोधी एकजुट होता है, वो 1% वोट वालों को भी अपने साथ लेता है और हम लोग देखते हैं कि भाई फलाने के पास इतनी भीड़ है, उसके बाद भी हम लोग उससे बात करने को, गठबंधन बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। उपचुनाव के बाद में बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती का एक बयान आया है कि हम कभी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, और चंद्रशेखर भाई पर भी एक टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि लोग हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि माननीय बहन जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, वो बहुत बड़ी नेता है। उनके चरणों की धूल बराबर भी अभिषेक नहीं है, ना ही मैंने जीवन में अभी अपने आप को इतना बड़ा किया है कि मैं बहन जी पे कोई टिप्पणी कर सकूं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा और बहन जी से जरूर मैं ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है संभालने की। और ये पूरा घर अगर आज इस समुदाय के अंदर सबसे बड़ी कोई नेता है शेड्यूल कास्ट की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली, या इस पूरे देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी नेता है तो मैं माननीय बहन जी को मानता हूं। और माननीय बहन जी से कहना चाहता हूं इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि माननीय बहन जी, आपने इस समाज को बहुत ताकत दी है। एक बार इस समाज के अंदर शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का एकजुट होकर एक गठबंधन बनाइए, एक महागठबंधन बनाइए। मैं जुबान दे रहा हूं कि अगर समाज में हमारे नेताओं ने गठबंधन बनाया तो अभिषेक अपने सर के बल समाज की राजनीति को मजबूत करने के लिए तमाम पार्टियों के झंडे उठाकर, जब गठबंधन बनेगा, पार्टियों के झंडे उठाकर पूरे देश के अंदर आज हम सामाजिक परिवर्तन का मार्च कर रहे हैं, फिर हम लोग सत्ता परिवर्तन का मार्च करेंगे। बीते 2023 साल में और आपने बहुजन जागो मार्च लेकर के चल रहे, सड़कों पर आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, असर ये देखने को मिल रहा है कि आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, जब भी हमारी पार्टियां चुनाव हारते हैं तो हमारे नौजवान साथी ट्वीट करके इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से लिखते हैं कि आज हमारे नेताओं का गुरूर जीत गया, उनका घमंड जीत गया और उनके घमंड के आगे हमारा समाज धराशायी हो गया। तो ये जब समाज लिखने लग गया तो अभिषेक एक चिंगारी के रूप में साबित हो रहा है धीरे धीरे। जिस आवाज को हमने उठाया था वो आवाज धीरे धीरे आग भी बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और हमारा समाज अपने नेताओं को एकजुट करने की उस लड़ाई में, जिसको लेकर अभी मैं चल रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे साथी चल रहे हैं, हम एक बड़ी टीम के साथ चल रहे हैं, समाज के लोग भी बहुत साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी अगर अभिषेक अकेला भी है तो वो कहते हैं ना कि अकेला ही चलाता रहा है मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अभी आप लगातार समाज के साथ शोषण और उत्पीड़न जैसी घटनाएं हो रही हैं। अभी बगल में एक महिला को कपड़ों के द्वारा मार दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारी चीजों का निचोड़ यही निकल के आता है, क्यों मार दिया जाता है, क्यों मार दिया जाता है? कारण यही है कि उनके खिलाफ सत्ता का उनको संरक्षण है, आरोपियों को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि सत्ता उनकी, और जिसकी सत्ता होती है महकमा उसकी सुनता है, तो आरोपियों के हौसले होते हैं बुलंद। और जब इस देश में हमारी सत्ता होगी, अब मुझे बताइए माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार थी तो क्या शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों या किसी एक जाति पंथ के हिसाब से किसी के साथ कोई शोषण हुआ था? है किसी के साथ कोई ऐसा शोषण हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस सूबे का प्रधान, घनश्याम कहते थे, जिनके हुक्मरान नहीं होते उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू निरंतर लुटती है, जिनके हुक्मरान नहीं होते उनके साथ शोषण अत्याचार होता है, जिनके हुक्मरान नहीं होते उन्हें ही मुंह रखने पे मार दिया जाता है। लेकिन जिनका शासक होता है, जिनका राजा होता है, राजा के राज में कभी भी राजा की प्रजा को नहीं सताया जा सकता। इस बात को आप लोग याद। जिस तरह से पूरे देश भर में अत्याचार, एट्रोसिटी की घटना बढ़ रही है, आखिर कब, कैसे और अंकुश लग सकता है? जब तक इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तीसरा मोर्चा इस देश की सत्ता पे स्थापित नहीं होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति जब तक इस देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, जब तक इस तरह के शोषण अत्याचारों को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। आप वो कहते हैं ना कि कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी का कोई इलाज नहीं, दवाई खाकर सिर्फ आप उस बीमारी की थोड़ी रोकथाम कर सकते हैं। तो अभी जब कहीं शोषण होता है तो अभिषेक आंदोलन करके सिर्फ रोकथाम कर सकता है, लेकिन उस बीमारी को जड़ से अगर खत्म करना है तो हमें इस देश में सत्ता का परिवर्तन करना और अंतिम सवाल, 2023 से लगातार बहुजन जागो मार्च लेकर रही है, क्या आपने जो घर छोड़ रखा है, परिवार की याद नहीं आती? देखिए, परिवार की याद मैं आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश गए, क्या उन्हें परिवार की याद नहीं आई होगी? मान्यवर घनश्याम साहब ने घर परिवार छोड़ दिया, 5 प्रतिज्ञाओं के साथ काम किया कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, मैं अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, किसी की खुशी में नहीं जाऊंगा, किसी की गमी में नहीं जाऊंगा। तभी तो आज हमें इस देश के अंदर बड़ी विशालकाय शोषितों, वंचितों की सबसे बड़ी पार्टी मिली, तभी तो हमें सबसे बड़ा कर्मचारियों का संगठन बामसेफ मिला, तभी तो हमें DS4 जैसा संगठन मिला, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। अगर उन्होंने घर नहीं छोड़ा होता, जो घर छोड़ता है
तभी तो इस समाज को कुछ मिलता है। और हमने घर अपनी खुशी से नहीं छोड़ा है, हमने घर इसलिए छोड़ा है ताकि इन नेताओं की आंखें खोल सके और समाज को एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन, बड़ा जमघट तैयार कर सके जो अपने नेताओं को ललकारे और उनसे सवाल करे कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। थैंक यू।